वेलकम टू द डीप डाइव। आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक की लाइफ और उनके राज के बारे में। मौर्य साम्राज्य में बहुत बड़ा नाम है उनका। बिल्कुल, हमारे पास पढ़ने के लिए अच्छी चीजें हैं और हमारा मकसद है आपको समझाना कि वो कौन थे और उनके राज्य में क्या क्या हुआ। ओके, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। मौर्य साम्राज्य ये कहाँ और कब था? देखो, साउथ एशिया में मगध में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। आज के समय में नॉर्थ ईस्ट इंडिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे 312 ईसा पूर्व में बनाया था। अशोक के दादाजी। हाँ, और हम जो जानते हैं वो कुछ खास जगहों से पता चला है। मैक्सनीज, जो एक ग्रीक एम्बेसडर था, उसने लिखा था। उसके लिखे हुए तो नहीं मिले, पर बाद में रोमन राइटर्स ने कुछ हिस्सा बचा लिया। और खास बात, अशोक के खुद के लिखे हुए उनके शिलालेख जो पूरे साम्राज्य में पत्थरों और स्तंभों पर लिखे हैं, ये 1838 तक पढ़े भी नहीं गए थे। वाह, इतनी देर से तो बहुत कुछ पता चला होगा। बिल्कुल। और फिर अर्थशास्त्र भी है। ये राजनीति अर्थव्यवस्था पर एक पुरानी किताब है, बहुत महत्वपूर्ण। ये 20वीं सदी की शुरुआत में मिली और अब लगता है कि इसे कई लोगों ने लिखा होगा, सिर्फ चाणक्य ने नहीं। समझ गया। तो मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त ने इसे 320 ईसा पूर्व के आसपास बनाया। अशोक बाद में आए। हाँ, अशोक का राज 268 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ और उनका नाम अशोक मतलब बिना शोक के। ये तो अजीब है, क्योंकि हम जानते हैं कि आगे युद्ध होगा। बिल्कुल। और अपने शिलालेखों में वो खुद को देवानाम प्रिय प्रियदर्शी कहते हैं। मतलब देवताओं का प्रिय और दिखने में दयालु, तो वो एक अच्छी छवि दिखाते हैं। लेकिन एक बड़ा बदलाव आता है ना? आपने कलिंग युद्ध का जिक्र किया। यही उनकी कहानी का मुख्य हिस्सा है, ये बदलाव। बिल्कुल, यही उन्हें इतना दिलचस्प बनाता है। वो एक क्रूर, साम्राज्य बढ़ाने वाले राजा से शांति के समर्थक बन जाते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें उनका बैकग्राउंड, उनके पहले के राजा, उनका परिवार, चंद्रगुप्त संस्थापक और उनकी कहानियां। एक कहानी है कि चंद्रगुप्त जब जवान थे तब सिकंदर महान से मिले थे। सच में? हाँ, इस पर बहस होती है, पर कहानी है। पक्का है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने अपने सलाहकार चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, बहुत चतुर व्यक्ति, उनके साथ मिलकर राज बढ़ाना शुरू किया। वो सेल्यूकस से भी लड़े। सिकंदर का एक सेनापति है ना? पूर्वी हिस्सा उसने ले लिया था। वही। और 302 ईसा पूर्व के आसपास उन्होंने एक समझौता किया, एक गठबंधन। उसमें क्या था? बहुत जरूरी चीजें। एक राजवंशीय विवाह हुआ, यानी परिवार जुड़ गए, और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी दिए। 500? उस समय तो बहुत बड़ी सेना होती थी। बहुत बड़ी। और बदले में सेल्यूकस ने अपने पूर्वी इलाके जैसे गांधार, आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्से दे दिए। चंद्रगुप्त के लिए बहुत बड़ी जीत। कहते हैं कि उन हाथियों ने सेल्यूकस को बाद में दूसरे ग्रीक राजाओं से लड़ने में मदद की। दिलचस्प। तो चंद्रगुप्त ने ये साम्राज्य बनाया। फिर अशोक के पिता, हाँ, बिंदुसार, उनका उपनाम अमित्रघात था। दुश्मनों का नाश करने वाला। शांति प्रिय तो नहीं लगता। नहीं, लगता है कि वो भी साम्राज्य बढ़ाते रहे या कम से कम मजबूत करते रहे। उन्होंने ग्रीक दुनिया से भी संबंध बनाए रखे। एक कहानी है कि उन्होंने एंटियोकस प्रथम, सेल्यूकस के बेटे, से मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक सोफिस्ट मांगा। एक दार्शनिक? हाँ, जैसे कोई ज्ञानी या शिक्षक। कहते हैं कि एंटियोकस ने शराब और अंजीर तो भेजे, पर कहा कि ग्रीक रिवाज में दार्शनिक बेचना मना है। अच्छा, तो ये लोग चंद्रगुप्त और बिंदुसार, इन्होंने नींव रखी। अशोक को राजगद्दी कैसे मिली? आसानी से। देखो, राजगद्दी मिलने के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जब अशोक की मृत्यु हुई तो उनका कोई भी बेटा तुरंत राजा नहीं बना। ओह, उन्हें क्या हुआ? महेंद्र बौद्ध भिक्षु बन गए। श्रीलंका में धर्म का प्रचार किया। कुणाल की आंखें निकाल दी गईं। तिवल की कम उम्र में मृत्यु हो गई। झलौक के बारे में ज्यादा पता नहीं। तो अशोक के बाद कौन राजा बना? उनका पोता दशरथ मौर्य। इसे लगता है कि शायद सब ठीक नहीं था। शायद अशोक के लंबे राज के बाद कुछ अंदरूनी राजनीति हुई। अच्छा,
तो अशोक 268 ईसा पूर्व के आसपास राजा बनते हैं। उन्हें कैसा साम्राज्य मिलता है? आपने कहा कि चंद्रगुप्त ने बहुत विस्तार किया था। बहुत ज्यादा। चंद्रगुप्त का साम्राज्य आज के अफगानिस्तान से पूरे उत्तरी भारत में बंगाल तक और दक्षिण में दक्कन के पठार तक फैला हुआ था। बहुत बड़ा। हाँ, लेकिन अशोक के समय में, खासकर कलिंग के बाद, यह और भी बड़ा हो गया। हम बात कर रहे हैं आज के ईरान की सीमाओं से लेकर लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक। बहुत विशाल। इतने बड़े साम्राज्य को कैसे चलाते थे? अच्छा सवाल। ऐसा लगता है कि मगध के अलावा भी उनके मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र थे। अशोक के समय में 4 मुख्य क्षेत्रों का जिक्र मिलता है। उत्तर पश्चिम में तक्षशिला, मध्य में उज्जैन, पूर्वी तट पर कलिंग जब उन्होंने इसे जीत लिया, और दक्षिण में सुवर्णगिरी। शायद राज्यपाल चलाते थे, शायद परिवार के लोग। समझ में आता है। तो शुरुआती दौर में अशोक, क्या वो अपने पिता और दादा के नक्शे कदम पर चल रहे थे? ज्यादा विस्तार, दुश्मनों को हराना वगैरह? लगता तो यही है। हाँ, खासकर शुरुआत में अर्थशास्त्र, जिसका हमने जिक्र किया, उसका प्रभाव रहा होगा। वो एक मजबूत राज्य, रणनीतिक सोच और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग की बात करता है। तो अशोक शायद इन्हीं सिद्धांतों पर चल रहे थे। यानी युद्ध लड़ना? शायद। उनके शुरुआती राज में सीमाओं का विस्तार या पहले से मौजूद विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए अभियान चलाए गए होंगे। क्या हमें कलिंग से पहले उनके लड़े गए किसी खास युद्ध के बारे में पता है? कोई बड़ी जीत या हार दर्ज है? यहीं पर जानकारी थोड़ी कम है। उनके शुरुआती वर्षों के किसी खास अभियान का विस्तृत विवरण नहीं मिलता, कलिंग युद्ध के विपरीत, जिसका उन्होंने खुद बाद में इतने स्पष्ट रूप से वर्णन किया। लेकिन मौर्य सेना मजबूत थी। बिल्कुल। हम मेगस्थनीज से जानते हैं कि चंद्रगुप्त के समय में उनके पास बड़ी पैदल सेना, घुड़सवार सेना और युद्ध हाथी थे। एक दुर्जेय सैन्य बल। कलिंग, जहां अशोक ने अंततः युद्ध लड़ा, अपनी मजबूत सेना के लिए जाना जाता था। ठीक है, तो उनके पास विजय के लिए साधन थे। और उनके पूर्वजों के अधीन साम्राज्य के विस्तार को देखते हुए यह लगभग तय है कि उनके शुरुआती राज में सैन्य कार्रवाई हुई। इतनी बड़ी जमीन पर नियंत्रण बनाए रखना आसान नहीं था। और कलिंग से पहले उनका मुख्य दुश्मन कौन था? खैर, सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्र शक्ति जो बची थी, जो वास्तव में मौर्य प्रभुत्व का विरोध कर रही थी, वो कलिंग ही थी। पूर्वी तट पर स्थित राज्य? हाँ, बिल्कुल। आज का ओडिशा, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से। जब चंद्रगुप्त ने ज्यादातर भारत जीत लिया था, तब भी वे साम्राज्य से बाहर थे। वे इतने महत्वपूर्ण क्यों थे? अशोक ने अंततः उन पर इतनी कड़ी कार्रवाई क्यों की? मुख्य रूप से रणनीतिक स्थिति। कलिंग पर नियंत्रण का मतलब था महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री मार्गों पर। यह शायद एक प्रमुख कारक था। यह साम्राज्य के पूर्वी हिस्से को मजबूत करता और उसकी आर्थिक शक्ति को बढ़ाता। इसीलिए कलिंग एक बड़ा लक्ष्य था। ठीक है, उस भयानक युद्ध पर आने से पहले हाँ, साम्राज्य में धार्मिक माहौल कैसा था? अशोक के बड़े बदलाव से पहले क्या सब एक जैसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक मिश्रण था। ब्राह्मण धर्म था, जो आधुनिक हिंदू धर्म का पूर्वज है। जैन धर्म था, जो काफी प्रमुख था। बौद्ध धर्म उभर रहा था और बरहच रहा था। और एक और समूह था जिसे आजीवक कहते थे। तो बहुत कुछ चल रहा था। क्या पहले के सम्राट किसी खास धर्म को मानते थे? ऐसे सबूत हैं या कम से कम संकेत हैं कि चंद्रगुप्त जैन धर्म को मानते थे। शायद जीवन के अंत में उन्होंने धर्म परिवर्तन भी किया हो। और ऐसा लगता है कि बिंदुसार का आजीवकों से संबंध था। कुछ इतिहासकार सोचते हैं कि शुरुआती मौर्य ब्राह्मण धर्म के खास समर्थक नहीं थे, शायद कुछ दूरी बनाए रखते थे। दिलचस्प। तो विभिन्न धर्म साथ साथ चलते थे। हाँ, लेकिन अशोक की व्यक्तिगत मान्यताएं और साम्राज्य आधिकारिक तौर पर कैसे पेश करता था, इसमें कलिंग के कारण बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। ठीक है, चलिए कलिंग युद्ध के बारे में बात करते हैं। यही वो घटना है। बिल्कुल, यही वो मोड़ है जिस पर अशोक की पूरी कहानी बदल जाती है। यह युद्ध उनके राज के 8वें वर्ष में हुआ था, यानी लगभग
261 ईसा पूर्व यह अशोक के मौर्य साम्राज्य और स्वतंत्र राज्य कलिंग के बीच था और बहुत बुरा हुआ था। किसी भी हिसाब से बेहद क्रूर, जिसमें खुद अशोक के बाद के विचार भी शामिल हैं। यह प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे घातक, सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक था। बस विनाशकारी। ओह, यानी क्या हुआ था? हम जानते हैं कि कलिंग रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, व्यापार मार्ग वगैरह। अशोक विजय पूरी करना चाहते थे। बिल्कुल, कलिंग डटा हुआ था, वो समृद्ध था, उसकी एक मजबूत सेना थी। अशोक ने पूरी तैयारी से आक्रमण किया। हमारे पास युद्ध का पूरा विवरण नहीं है, बस उसके बाद क्या हुआ वो दर्ज है। खुद अशोक ने दर्ज किया। कैसी संख्याएं? नरेटर: हाँ, अपने शिलालेखों में उन्होंने इसे सबके सामने रख दिया। उन्होंने जो दुहक हुआ उसके बारे में बताया। उन्होंने संख्याएं दी। वे कहते हैं कि लगभग 1 लाख लोग लड़ाई में ही मारे गए। 1 लाख? हाँ, और वे कहते हैं कि उससे कई गुना ज्यादा लोग बीमारी, अकाल, युद्ध के परिणामों से मरे, और शायद 1.5 लाख लोगों को पकड़कर ले जाया गया, कैदी बना लिया गया। वाह, एक प्राचीन युद्ध के लिए ये चौंका देने वाली संख्याएं हैं। अब इतिहासकार कभी-कभी इस पर बहस करते हैं कि क्या संख्याएं सटीक हैं या अपने पश्चाताप पर जोर देने के लिए थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हैं। लेकिन किसी भी तरह से संदेश स्पष्ट है। मानवीय क्षति बहुत बड़ी थी। कलिंग तबाह हो गया था। क्या हम जानते हैं कि उस समय कलिंग पर किसका राज था? एक नाम का जिक्र है, राजा अनंत पद्म। इससे पता चलता है कि कोई राजा प्रतिरोध का नेतृत्व कर रहा था, और हताहतों की संख्या से पता चलता है कि कलिंग ने कड़ा मुकाबला किया। ये आसान विजय नहीं थी, और यह सब देखकर अशोक पूरी तरह बदल गए। सूत्रों, खासकर उनके अपने शिलालेखों में गहरा दुख, पश्चाताप व्यक्त किया गया है। नरसंहार, नागरिकों, बंदियों की पीड़ा को देखकर इसने उन्हें मौलिक रूप से बदल दिया। उन्होंने एक नीति के रूप में सैन्य विजय को पूरी तरह त्याग दिया। बस ऐसे ही विजेता से क्या बन गए। धर्म के समर्थक, यह एक कठिन शब्द है, लेकिन इसका मतलब है धार्मिकता, कर्तव्य, नैतिकता, अहिंसा। उन्होंने अपना पूरा ध्यान बलपूर्वक साम्राज्य के विस्तार से हटाकर लोगों और जानवरों के कल्याण पर नैतिक सिद्धांतों के माध्यम से शासन करने पर लगा दिया। ये किसी भी शासक के लिए एक उल्लेखनीय बदलाव है, खासकर ऐसे शासक के लिए जिसके पास इतनी शक्ति हो। तो युद्ध के तुरंत बाद क्या हुआ? क्या चीजें तुरंत बदल गईं? ऐसा लगता है कि बदलाव सीधा था। उन्होंने आक्रामकता छोड़ दी, धर्म को अपना लिया। उन्होंने युद्ध के लिए नहीं, बल्कि शांति के लिए दूत भेजना शुरू कर दिया। राजदूत पश्चिम में ग्रीक राज्यों, अन्य पड़ोसी देशों में गए, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और नैतिक आचरण का उनका संदेश फैलाया। नीति में पूरी तरह से बदलाव। बिल्कुल, और आप इसे उनके शिलालेखों में वर्णित बहुत ही व्यावहारिक तरीकों से देखते हैं। जैसे? खैर, शाही रसोई को ही ले लीजिए। वे एक शिलालेख, प्रमुख शिलालेख 1 में कहते हैं कि पहले महल में हर रोज लाखों जानवरों को भोजन के लिए मारा जाता था। लाखों? हर रोज? यही वे दावा करते हैं। शायद अतिशयोक्ति हो, लेकिन बात यह है कि बहुत सारे थे। अपने हृदय परिवर्तन के बाद वे कहते हैं कि उन्होंने इसे बहुत कम कर दिया, बस 2 मोर और 1 हिरण तक, और अंततः शाही खाने के लिए जानवरों को मारना बंद करने का लक्ष्य रखा। यह एक ठोस बदलाव है। बहुत ठोस। उन्होंने कुछ प्रकार के बड़े उत्सवों पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जहां पशु बलि आम थी। वे ऊपर से शुरू करके समाज में हिंसा को कम करने की सक्रिय रूप से कोशिश कर रहे थे। तो कम हत्या, ज्यादा नैतिकता, उन्होंने इसे कैसे बढ़ावा दिया? मुख्य रूप से अपने शिलालेखों के माध्यम से। उन्होंने ये नैतिक दिशा निर्देश दिए, जैसे बड़ों का सम्मान, नौकरों के प्रति दया, विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के प्रति सहिष्णुता, और सबसे महत्वपूर्ण जीवित प्राणियों को नुकसान न पहुंचाना, अहिंसा। उन्होंने कुछ जानवरों का भी जिक्र किया जिनकी रक्षा की जानी चाहिए, जैसे संरक्षण का एक प्रारंभिक रूप। उन्होंने कुछ जानवरों की रक्षा का जिक्र किया। हाँ, और वे युद्ध के ढोल की आवाज को धर्म की आवाज से बदलने की बात करते हैं। सैन्य परेड के बजाय शायद वे अधिकारियों से
इन नैतिक सिद्धांतों को सार्वजनिक रूप से समझाने को कहते। यह प्रमुख शिलालेख 4 में है। यह राज्य का पूरा ध्यान बदलने के बारे में है। प्रमुख स्तंभ लेख 7 में उनके धर्म के मुख्य सिद्धांतों की रूपरेखा भी दी गई है। तो कलिंग के बाद उनका राज इस धर्म से परिभाषित होता है। क्या उन्होंने विशेष रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया? सूत्र दृढ़ता से सुझाव देते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। हाँ, बौद्ध ग्रंथ निश्चित रूप से उन्हें एक प्रमुख धर्मांतरित और संरक्षक के रूप में दावा करते हैं, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उनके शिलालेख सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का प्रचार करते हैं। ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, आजीवक, वे लोगों पर बौद्ध धर्म नहीं थोप रहे थे। तो धर्म सिर्फ बौद्ध नहीं था? पूरी तरह से नहीं। ये एक व्यापक नैतिक संहिता थी जिसे वे सार्वभौमिक मानते थे। अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता, सम्मान, सामाजिक कल्याण, ये स्तंभ थे। धर्म उनके प्रशासन का मार्गदर्शक दर्शन बन गया। उन्होंने यह कैसे सुनिश्चित किया कि यह संदेश उस विशाल साम्राज्य में पहुंचे? वो शिलालेख पत्थरों और स्तंभों पर खास जगहों पर लगाए गए थे, अक्सर स्थानीय भाषाओं में, ताकि लोग उन्हें समझ सकें। लेकिन उन्होंने खास अधिकारी भी नियुक्त किए। किस तरह के अधिकारी? उन्हें धम्म महामात्र कहा जाता था, मूल रूप से नैतिकता या धार्मिकता के मंत्री। उनका काम था चारों ओर घूमना, धर्म का प्रचार करना, निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना, विभिन्न समुदायों के कल्याण का ध्यान रखना, जिसमें धार्मिक संप्रदाय और यहाँ तक कि उत्तर पश्चिम में यूनानियों, कंबोजों और गोंतारों जैसी सीमाओं पर आबादी भी शामिल है। तो वे इसे लागू करने में वाकई लगे हुए थे। बिल्कुल, ये सिर्फ बातें नहीं थीं और यह सिर्फ नैतिकता से आगे तक फैली हुई थीं। वे सामाजिक कल्याण परियोजनाओं में भी शामिल हो गए, जैसे सार्वजनिक कार्य। बिल्कुल। उनके शिलालेख, खासकर प्रमुख शिलालेख 2, लोगों और जानवरों दोनों के लिए चिकित्सा सुविधाएं स्थापित करने की बात करते हैं। उस जमाने में जानवरों के लिए चिकित्सा सुविधा? हाँ, ये काफी प्रगतिशील है। उन्होंने औषधीय जड़ी बूटियों, जड़ों और फलों का आयात करने और उन्हें उन जगहों पर लगाने की व्यवस्था की जहां वे प्राकृतिक रूप से नहीं उगते थे। उन्होंने सड़कों के किनारे कुएं खुदवाए, यात्रियों के लिए छाया और फल के लिए पेड़ लगाए, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए वास्तव में व्यावहारिक उपाय। और क्या यह उनकी अपनी सीमाओं से आगे तक फैला हुआ था? ऐसा लगता है। उसी शिलालेख में एंटियोकस जैसे पड़ोसी यूनानी राजाओं के क्षेत्रों को भी चिकित्सा सहायता प्रदान करने का जिक्र है। यह कल्याण के लिए एक तरह की सार्वभौमिक चिंता दिखाता है। इन सभी सड़कों और संपर्क के साथ ऐसा लगता है कि ये शायद व्यापार और संपर्क के फलने फूलने का भी दौर था। हाँ, मौर्य काल में आमतौर पर और शायद विशेष रूप से अशोक के अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण बाद के शासनकाल में महत्वपूर्ण व्यापार हुआ। बुनियादी ढांचा, राजनयिक संबंध, भारत पश्चिम एशिया, भूमध्य सागरीय दुनिया, दक्षिण पूर्व एशिया, शायद चीन से भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। क्या शांति और धर्म पर इतना ध्यान केंद्रित करने का कोई नकारात्मक पहलू था? क्या इससे साम्राज्य सैन्य रूप से कमजोर हो गया? इतिहासकारों के बीच यही बड़ी बहस है। कुछ लोगों का तर्क है कि हाँ, शायद उनकी शांतिवादी नीतियों और सैन्य ध्यान को कम करने से लंबे समय में साम्राज्य की रक्षा कमजोर हो गई, जिससे उसकी मृत्यु के बाद यह ज्यादा असुरक्षित हो गया। तो यह एक सीधी सादी कहानी नहीं है कि शांति साम्राज्य की ताकत के लिए सार्वभौमिक रूप से अच्छी है। ये जटिल है। अशोक निस्संदेह आंतरिक शांति का दौर लेकर आए और नैतिक मूल्यों को इतने बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जो शायद ही कभी देखा गया हो। लेकिन साम्राज्य की सैन्य तैयारी और राजनीतिक एकजुटता पर दीर्घकालिक प्रभाव, यह कुछ ऐसा है जिस पर विद्वान अभी भी चर्चा और विश्लेषण करते हैं। तो इसे समेटते हुए अशोक की कहानी वास्तव में 2 हिस्सों की है ना? बिल्कुल। आपके पास शुरुआती दौर है, एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला, अपने पिता और दादा की विस्तारवादी नीतियों को जारी रखा, और फिर अचानक कलिंग युद्ध, गहन संकट और एहसास का क्षण इस पूर्ण बदलाव की ओर ले जाता है। बिल्कुल, धर्म, शांति, अहिंसा, सामाजिक कल्याण की ओर एक बदलाव,
अपने शेष लंबे शासनकाल को शक्ति के बजाय नैतिकता के माध्यम से शासन करने के लिए समर्पित करना। तो हमारे लिए ले जाने वाली मुख्य बातें: मौर्य साम्राज्य का विशाल पैमाना, कलिंग की अविश्वसनीय क्रूरता और इसने उन्हें कैसे बदल दिया, और फिर धर्म की यह पूरी व्यवस्था जिसे उन्होंने लागू करने की कोशिश की। बिल्कुल, एक अधिक नैतिक राज्य बनाने के उनके प्रयास, उनकी सहिष्णुता, उनकी कल्याणकारी परियोजनाएं, ये अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है, भले ही हम उनके दीर्घकालिक राजनीतिक परिणामों पर बहस करें। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है ना? हम कितनी बार एक घटना, यहाँ तक कि युद्ध जैसी भयानक घटना, किसी व्यक्ति को इतना बदल देती है, पूरे साम्राज्य की दिशा को ही बदल देती है। अशोक की विरासत, धार्मिकता से विजय का यह विचार अभी भी शक्तिशाली है। यह बिल्कुल है, और उनके शिलालेख अभी भी वहां हैं, पत्थरों पर खुदे हुए। उन्हें और जानना, सदियों से लोगों ने उनके शासनकाल की अलग अलग व्याख्या कैसे की है, इस बारे में सोचना जरूरी है। निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। खैर, इसके लिए धन्यवाद। वाकई एक दिलचस्प शख्सियत। मेरी खुशी। अशोक की कहानी आपको हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।